ये मेरे बहुजन समाज के लोगों, मेरे प्रिय भारत के मूल निवासियों, जागो, अपनी गहरी नींद से कब तक सोते रहोगे। आप अपने देश में जो तुम्हारा है, संख्या बल में अधिक हो, आपको दुश्मन ने गहरी नींद में सुला दिया है। अपनी नींद से जागो। संख्या बल के अधिक होने पर भी आप लाचार हैं। आप दूसरों के आश्रित हो कि कोई तुम्हारा कल्याण करे। आप इतने भोले हो कि आपको जरा सा भी ज्ञान नहीं है। हजारों हजार साल से आप दुश्मन के शिकंजे में फंसे हो और उसी दुश्मन से अपनी भलाई की आशा लगाए हुए हो। संख्या बल में अधिक होने के बाद भी आपकी चेतना लुप्त है। जैसे हाथी को बचपन से ही एक लोहे की जंजीर से बांधा जाता है, वह पूरी ताकत से अपना पैर उस जंजीर से अलग करना चाहता है पर नहीं कर पाता। यही क्रम उसके बड़े होने तक चलता है। फिर उसे एक कमजोर रस्सी से उसका पैर बांध दिया जाता है। हाथी भयभीत हो जाता है। उसे ज्ञान नहीं कि अब जंजीर हटा दी गई है, अब उसे वह तोड़ सकता है, परंतु भय के कारण वह अपना बंधन तोड़ना नहीं चाहता है। ठीक इसी प्रकार आप भी भय के कारण अपनी संख्या बल के होते हुए भी अपने कल्याण का ताला नहीं खोल पा रहे हो। अपनी दास्ता से मुक्ति का रास्ता खोज नहीं पा रहे हो। आपकी मुक्ति के लिए तथागत बुद्ध ने आपको जगाया, गुरु रैदास ने आपको जगाया, कबीर ने आपको जगाया, महात्मा ज्योतिबा राव फुले ने आपको जगाया, बिरसा मुंडा ने आपको जगाया, पेरियार ईवी रामास्वामी ने आपको जगाया, छत्रपति साहू जी महाराज ने आपको जगाया, बाबा साहब ने आपको जगाया, मानवर कांशीराम साहब ने आपको जगाया, परंतु आपकी नींद गहरी है, आप पर कोई असर नहीं पड़ा। दुश्मन के जाल में आप बुरी तरह से फंसे हो। इस जाल से निकलने का मार्ग सभी हमारे संतों ने, हमारे मनीषियों ने, हमारे महापुरुषों ने बताया, परंतु हम उस जाल को तोड़ नहीं पा रहे हैं। सभी हमारे पूर्वजों ने बताया कि एक होकर, एकता में होकर, एक सोच में होकर, एक दिशा में होकर इस जाल को तोड़ा जा सकता है। पहली सोच आपकी यह होनी चाहिए, अपनी संख्या बल का इस्तेमाल अपने हित के लिए कीजिए, दुश्मन के हित के लिए नहीं। आप इतनी विशाल संख्या का प्रयोग अपने हित में कैसे कर सकते हैं? इस पर अपने महापुरुषों के लिखे ग्रंथ पढ़ें, ना कि दुश्मनों के ग्रंथ पढ़ें जो आपकी एकता को तोड़ती है। अपने महापुरुषों के ग्रंथों को अधिकता में जानें, इसका प्रचार प्रसार निरंतर करें। अपने गांव घर में खाली समय में अपने महापुरुषों के ग्रंथों पर चर्चा करें, उन्हें पढ़ें, दूसरों को सुनाएं, उनका पालन करने का प्रयास करें। बुरी आदतें धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। आप अपनी गहरी नींद से बाहर आना शुरू हो जाएंगे। दूसरी सोच, अपनी संख्या बल के धन का उचित प्रबंधन करें। स्कूल, कॉलेज, सामुदायिक हॉल, पुस्तकालय, अपना व्यापार, अपना उद्योग, अपना बैंक, अपनी यूनिवर्सिटियों का निर्माण करें। तथागत के बुद्ध विहारों का निर्माण करें। महापुरुषों की जयंती, महापरिनिर्वाण दिवसों पर धन का नगण्य प्रयोग करें। उस संचित धन से उपरोक्त उद्यम का निर्माण करें। आप जयंतियों पर लाखों करोड़ रुपया फूंक देते हो, जो दुश्मन की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। अपनी संख्या बल की ताकत से अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत करें।
तीसरी सोच यह है कि नई नई सोच जो विश्व में उभर रही है उसका अनुसरण करें, उसे अपने जीवन में ढालें। सोशल मीडिया में अपनी रुचि के विषय डालें, सोशल मीडिया पर अपनी विशाल जनसंख्या बल को जोड़ें, उसे 4 बटनों की ताकत से परिचय कराएं। 1 लाइक, दूसरा शेयर, तीसरा कमेंट, चौथा सब्सक्राइब। ये 4 बटन आपके जीवन को बदल कर रख देंगी। इन 4 बटनों का सही इस्तेमाल करना सीखें। अपनी हजारों वर्षों की गुलामी की जंजीरें तोड़ी जा सकती हैं। सोशल मीडिया पर अपने सभी महापुरुषों की किताबों के विषय सामग्री पढ़कर डालें। इस कंटेंट को सुनने के लिए अपने जनमानस को तैयार करें। अभी संख्या बल इन 4 बटनों की शक्ति से परिचित तो है, पर इसके इस्तेमाल की शक्ति से अनभिज्ञ है। अभी इतना ही। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। उपरोक्त सभी विचार भीम दहाड़ की ओर से। अनुच्छेद 2 अनुभाग 3 अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए उपबंध। संयुक्त राज्य भारत के संविधान में यह उपबंध होगा। खंड 1 केंद्र अथवा राज्य की कार्यपालिका इस अर्थ में गैर संसदीय होगी कि उसे विधानमंडल के कार्यकाल से पहले नहीं हटाया जा सकेगा। सांप्रदायिक कार्यपालिका से संरक्षण स्पष्टीकरण के लिए देखिए पृष्ठ 198-201। 2 यदि कार्यपालिका के सदस्य विधानमंडल के सदस्य नहीं हैं तो भी उन्हें विधानमंडल में बैठने, बोलने, मतदान करने और प्रश्नों का उत्तर देने का अधिकार होगा। 3 प्रधानमंत्री का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत से संपूर्ण सदन द्वारा किया जाएगा। 4 मंत्रिमंडल में विभिन्न अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत से विधानमंडल में प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। 5 कार्यपालिका में बहुसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधियों का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत से पूरे सदन द्वारा किया जाएगा। 6 मंत्रिमंडल का सदस्य अविश्वास प्रस्ताव पर अथवा अन्यथा अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है, किंतु भ्रष्टाचार या राजद्रोह के आधार पर सदन द्वारा महाभियोग के सिवाय उसे हटाया नहीं जा सकेगा। खंड 2 1 अधिकारी नियुक्त किया जाएगा जिसे अल्पसंख्यकों के कार्यों का अधीक्षक कहा जाएगा। 2 उसकी स्थिति भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 166 के अधीन नियुक्त महालेखा परीक्षक जैसी होगी और वह उसी प्रकार और वैसे ही आधारों पर पद से हटाया जा सकता है जैसे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। सामाजिक और शासकीय अत्याचार स्पष्टीकरण के लिए देखिए पृष्ठ 201। 3 उस अधीक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह इस बारे में एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करे कि जनता एवं संघ और राज्यों की सरकारों ने अल्पसंख्यकों के साथ कैसा बर्ताव किया है तथा क्या सरकारों या उनके अधिकारियों ने सांप्रदायिक देशभाव के कारण उनके सुरक्षोपायों का उल्लंघन किया है या उनके साथ अन्याय किया है। 4 अधीक्षक की वार्षिक रिपोर्ट संघ और राज्य विधानमंडलों के पटल पर रखी जाएगी तथा संघ और राज्यों की सरकारें रिपोर्ट पर चर्चा के लिए समय देने के लिए आबद्ध होंगी। खंड 3 1 जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है, सामाजिक बहिष्कार को बढ़ावा देना या उकसाना या सामाजिक बहिष्कार की धमकी देना अपराध घोषित किया जाएगा।
सामाजिक बहिष्कार से संरक्षण स्पष्टीकरण के लिए देखिए पृष्ठ 201-204। एक बहिष्कार की परिभाषा। किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे का बहिष्कार करना समझा जाएगा। किसी मकान या भूमि को किराए पर देने, उसका उपयोग या अधिभोग करने अथवा किसी दूसरे व्यक्ति के साथ व्यवहार करने, भाड़े पर काम करने अथवा कारोबार करने अथवा उसे सेवा प्रदान करने या उससे सेवा लेने से इनकार उन शर्तों पर जिन पर ऐसी बातें कारोबार की सामान्य प्रक्रिया में आमतौर पर की जाती हैं, ऐसी बातों में से किसी को करने से इनकार करता है अथवा ऐसे सामाजिक, वृत्तिक या व्यावसायिक संबंधों से अलग रहता है जिन्हें वह समाज में ऐसी वर्तमान प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए जो संविधान में घोषित किसी मूल अधिकार से या नागरिकों के अन्य अधिकारों से असंगत नहीं है, ऐसे व्यक्ति का साधारणतः समर्थन करता है अथवा किसी भी प्रकार ऐसे अन्य व्यक्ति को उसके विधिपूर्ण अधिकारों का पालन करने में क्षति पहुंचाता है, तंग करता है या छेड़खानी करता है। 2. बहिष्कार करने का अपराध। जो किसी व्यक्ति द्वारा कोई कृत्य किए जाने के फलस्वरूप जिसे करने के लिए वह विदिता, हकदारता अथवा उसके द्वारा किसी कृत्य का लोप किए जाने के फलस्वरूप जिसका लोप करने के लिए वह विदिता, हकदारता अथवा किसी व्यक्ति से कोई कृत्य करवाने के आशय से जिसे करने के लिए वह विदिता आबद्ध नहीं है, या कोई कृत्य करने का लोप करवाने के आशय से जिसे करने के लिए वह विदिता हकदार है, अथवा ऐसे व्यक्ति को तन, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति की अथवा उसके कारोबार में या आजीविका के साधनों की हानि पहुंचाने के आशय से ऐसे व्यक्ति का या किसी अन्य व्यक्ति का जिसमें ऐसा व्यक्ति हितबद्ध है बहिष्कार करता है, तो वह बहिष्कार करने के अपराध का दोषी होगा। परंतु इस भाग के अधीन कोई अपराध किया गया नहीं समझा जाएगा यदि न्यायालय संतुष्ट हो जाता है कि अभियुक्त ने किसी अन्य व्यक्ति के उकसाने पर या उसके साथ मिलकर किसी षड्यंत्र या किसी करार या दोनों के अनुसार बहिष्कार नहीं किया है। 3. बहिष्कार को उकसाने या बढ़ावा देने का अपराध। जो कोई सार्वजनिक रूप से इसके लिए कोई प्रस्ताव तैयार करता है या प्रकाशित या प्रचारित करता है अथवा ऐसा कथन, अफवाह या रिपोर्ट इरादतन देता है या प्रकाशित या प्रचारित करता है अथवा जिसके संबंध में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उससे ऐसा होने की संभावना है अथवा किसी अन्य तरीके से किसी व्यक्ति या व्यक्ति वर्ग का बहिष्कार करने के लिए उकसाता है या उसे बढ़ावा देता है, वह बहिष्कार को उकसाने या उसे बढ़ावा देने के अपराध का दोषी होगा। स्पष्टीकरण। इस खंड के अधीन अपराध किया हुआ समझा जाएगा यद्यपि इसमें निर्दिष्ट प्रकार की किसी कार्रवाई से प्रभावित या प्रभावित होने के लिए संभाव्य व्यक्ति का नाम से अथवा वर्ग से उल्लेख नहीं किया जाता है, बल्कि किसी खास तरीके से उसके कार्य करने से या कार्य करने से प्रवृत्त रहने से किया जाता है। 4. बहिष्कार की धमकी देने का अपराध। जो कोई किसी व्यक्ति द्वारा कोई कृत्य किए जाने के फलस्वरूप जिसे करने के लिए वह विदिता, हकदार था अथवा उसके लिए किसी कृत्य का लोप किए जाने के फलस्वरूप जिसका लोप करने के लिए वह विदिता, हकदार था अथवा किसी व्यक्ति से कोई कृत्य करवाने
के आशय से जिसे करने के लिए वह विदिता आबद्ध नहीं है, अथवा किसी कृत को करने का लोप करवाने के आशय से जिसे करने के लिए वह विदिता हकदार है, ऐसे व्यक्ति या किसी व्यक्ति का जिसमें ऐसा व्यक्ति हितवद्ध है बहिष्कार करवाने की धमकी देता है, वह बहिष्कार की धमकी देने के अपराध का दोषी होगा। अपवाद: परंतु एक वास्तविक श्रमिक विवाद को आगे बढ़ाने के लिए कोई कृत करना। दो व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा की सामान्य प्रक्रिया में कोई कृत करना बहिष्कार नहीं है। दो ये सब अपराध संज्ञेय अपराध समझे जाएंगे। संविधान मंडल इन अपराधों के लिए दंड विहित करने वाली विधियां बनाएगा। खंड 4 किसी भी प्रायोजन के लिए अनुदान देने की केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों की शक्ति कम नहीं की जाएगी अथवा छीनी नहीं जाएगी, चाहे वह प्रायोजन ऐसा ना हो जिसके लिए संघ या राज्य विधानमंडल जो भी हो विधियां बना सकता है। अल्पसंख्यकों के हितवद प्रायोजनों सहित भारत सरकार से संबंधित किसी भी प्रायोजन हेतु धन खर्च करने के लिए सरकारों की शक्ति स्पष्टीकरण के लिए देखिए पृष्ठ 204। अनुच्छेद 2 अनुभाग 4 अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षोपाय। भाग 1 प्रत्याभूतियां गारंटियां। संयुक्त राज्य भारत के संविधान में अनुसूचित जातियों के लिए आगे दिए गए अधिकारों की गारंटी दी जाएगी। विधानमंडल में प्रतिनिधित्व का अधिकार स्पष्टीकरण के लिए देखिए पृष्ठ 204-210। खंड 1 विधानमंडल में प्रतिनिधित्व का अधिकार। 1 प्रतिनिधित्व की मात्रा का। फर्स्ट अनुसूचित जातियों को संघ और राज्य विधानमंडल में न्यूनतम प्रतिनिधित्व मिलेगा और यदि समूह संविधान होगा तो समूह विधानमंडल में कुल जनसंख्या से उनकी जनसंख्या के अनुपात के बराबर प्रतिनिधित्व मिलेगा, बशर्ते कि अन्य किसी अल्पसंख्यक जाति को उसकी जनसंख्या के अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व का दावा नहीं करने दिया जाए। सेकंड सिंध और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांतों की अनुसूचित जातियों को उनके सिंध और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांतों की अनुसूचित जातियों को उनके उचित हिस्से का प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। थर्ड जहां विशाल सांप्रदायिक बहुसंख्यक को एक उचित सीमा के भीतर रखना आवश्यक हो जाए, वहां अधिप्रतिनिधित्व बहुसंख्यक के हिस्से में से लिया जाएगा। किसी भी हालत में यह किसी अन्य अल्पसंख्यक जाति को हानि पहुंचा कर नहीं होगा। चौथा बहुसंख्यकों के हिस्से में से निकाला गया अधिप्रतिनिधित्व किसी एक समुदाय को ही नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसे समस्त अल्पसंख्यक समुदायों में बराबर बराबर अथवा उनकी 1 आर्थिक स्थिति, 2 सामाजिक स्थिति और 3 शैक्षिक प्रगति के विलोम अनुपात में बांटा जाएगा। खा विशेष हितों के लिए कोई प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए, किंतु यदि यह अनुज्ञात कर दिया जाए तो यह उस समुदाय को जिसका वह विशेष हित है दिए गए प्रतिनिधित्व के हिस्से में से लिया जाए। 2 निर्वाचन प्रणाली का विधायी निकायों के लिए का पूना समझौते से आरंभ की गई निर्वाचन प्रणाली समाप्त कर दी जाएगी। खा उसके स्थान पर पृथक निर्वाचक मंडल की प्रणाली आरंभ की जाएगी। गा मताधिकार पूर्ण मताधिकार होगा। घा मतदान प्रणाली संचयी होगी। खा स्थानीय निकायों के लिए नगर पालिकाओं और स्थानीय निकायों के लिए प्रतिनिधित्व की मात्रा निर्धारित करने के सिद्धांत और निर्वाचन पद्धति वही होगी जो संघ और राज्य विधानमंडलों के लिए अपनाई गई हो। खंड 2
अनुसूचित जातियों को संघ और राज्य की कार्यपालिका में न्यूनतम प्रतिनिधित्व मिलेगा और यदि समूह संविधान होगा, समूह कार्यपालिका में उनका प्रतिनिधित्व कुल जनसंख्या से उनकी जनसंख्या के अनुपात के बराबर होगा। परंतु किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय को उसकी जनसंख्या के अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व का दावा नहीं करने दिया जाएगा। कार्यपालिका में प्रतिनिधित्व का अधिकार स्पष्टीकरण के लिए देखिए प्रश्न 210-211। 2. जहां किसी विशाल बहुसंख्यक को एक उचित सीमा के भीतर रखना आवश्यक हो जाए, वहां अधिप्रतिनिधित्व बहुसंख्यक समुदाय के हिस्से में से लिया जाएगा। किसी भी दशा में वह अन्य अल्पसंख्यक समुदाय की कीमत पर नहीं होगा। 3. बहुसंख्यक के हिस्से में से निकाला गया अधिप्रतिनिधित्व किसी एक समुदाय को ही नहीं दिया जाएगा, बल्कि वह सभी अल्पसंख्यकों में बराबर बराबर अथवा 1. उनकी आर्थिक स्थिति, 2. सामाजिक स्थिति और 3. शैक्षिक प्रगति के विलोम अनुपात में बांटा जाएगा। खंड 3 सेवाओं में प्रतिनिधित्व का अधिकार का सेवाओं में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व की मात्रा निम्नलिखित रूप में होगी। 1. संघीय सेवाओं में भारत में या ब्रिटिश भारत में जो भी हो, कुल जनसंख्या से उनकी जनसंख्या के अनुपात में। स्पष्टीकरण के लिए देखिए प्रश्न 211। 2. राज्य और समूह सेवाओं में राज्य या संघ में उनकी जनसंख्या के अनुपात में। 3. नगर पालिका और स्थानीय परिषदों की सेवाओं में नगर पालिका और स्थानीय परिषदों के क्षेत्रों में उनकी जनसंख्या के अनुपात में का। परंतु किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय को सेवाओं में उसकी जनसंख्या के अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व का दावा नहीं करने दिया जाएगा। ख. सेवाओं में प्रतिनिधित्व का उनका अधिकार न्यूनतम अर्हताओं, शिक्षा, आयु आदि संबंधी शर्तों के सिवाय कम नहीं किया जाएगा। ग. सेवाओं में प्रवेश के लिए विहित शर्तों के द्वारा 1942 और 1945 के संकल्पों में भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों को दी गई रियायतों में से किसी में कटौती नहीं की जाएगी। घ. रिक्तियों को भरने की पद्धति 1942 और 1945 के भारत सरकार के संकल्पों में वेद नियमों के अनुरूप होगी। ड. रिक्तियों को भरने के लिए गठित प्रत्येक लोक सेवा आयोग या समिति पर अनुसूचित जातियों को कम से कम एक प्रतिनिधि होगा। भाग 2 विशेष उत्तरदायित्व। संयुक्त राज्य भारत अनुसूचित जातियों की प्रगति के लिए निम्नलिखित विशेष उत्तरदायित्वों को पूरा करने की जिम्मेदारी लेगा। खंड 1 फर्स्ट. संघ और राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे अनुसूचित जातियों की उच्च शिक्षा की वित्तीय जिम्मेदारी अपने ऊपर लें और अपने बजट में समुचित उपबंध करें। ऐसे उपबंध संघ और राज्य सरकार के शिक्षा के बजट पर प्रथम भार होंगे। उच्च शिक्षा के लिए उपबंध स्पष्टीकरण के लिए देखिए प्रश्न 211। 2. भारत में अनुसूचित जातियों की माध्यमिक और महाविद्यालय शिक्षा के लिए धन जुटाने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर होगा और विभिन्न राज्य कुल जनसंख्या से अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के अनुपात में उक्त प्रायोजन के लिए अपने वार्षिक बजटों में उपबंध करेंगे। 3. अनुसूचित जातियों की विशेष शिक्षा के लिए धन जुटाने का उत्तरदायित्व संघ सरकार पर होगा और संघ सरकार इस निमित्त अपने वार्षिक बजट में हर वर्ष 10 लाख रुपए की व्यवस्था करेगी। 4. ये विशेष अनुदान राज्य के लोगों के लिए प्राथमिक शिक्षा के विकास में राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय में
हिस्सा बांटने के अनुसूचित जातियों के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे। खंड 2। 1। संघ सरकार के संविधान में निम्नलिखित उपबंध किए जाएंगे। नई बस्तियों के लिए उपबंध स्पष्टीकरण के लिए देखिए पृष्ठ 211-212। फर्स्ट, नए संविधान के अधीन एक बंदोबस्त आयोग होगा जो अलग अलग गांवों में अनुसूचित जातियों के व्यवस्थापन के लिए राज्य की जोत से भिन्न भूमि को न्यास में धारण करेगा। सेकंड, संघ सरकार व्यवस्थापन की स्कीम को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष 5 करोड़ रुपए की निधि पृथक रखेगी। थर्ड, आयोग को विक्रयार्थ दी गई किसी भी भूमि को खरीदने और उक्त प्रयोजन के लिए उसका उपयोग करने की शक्ति होगी। 2। संघ सरकार समय समय पर ऐसा विधान पारित करेगी जो आयोग के लिए अपना काम करने के लिए आवश्यक हो। भाग 3। सुरक्षोपायों और सुरक्षोपायों के संशोधन के लिए मंजूरी। खंड 1। संयुक्त राज्य भारत के संविधान में उपबंध किया जाएगा कि संयुक्त राज्य भारत अनुच्छेद 2 अनुभाग 4 में अंकित सुरक्षोपायों को संविधान में स्थान देने और उन्हें भारत की संविधि का अंग बनाने के लिए वचनबद्ध है। स्पष्टीकरण के लिए देखिए पृष्ठ 212-214। खंड 2। अनुसूचित जातियों से संबंधों को निम्नलिखित रीति के सिवाय परिवर्तित, संशोधित या निराकृत नहीं किया जाएगा। अनुसूचित जातियों से संबंधित अनुच्छेद 2 अनुभाग 4 या उसके किसी भाग का कोई संशोधन या निराकरण संविधान मंडल के अधिक लोकप्रिय सदन द्वारा निम्नांकित रीति से पारित संकल्प द्वारा ही किया जाएगा। सुरक्षोपायों के संशोधन का ढंग स्पष्टीकरण के लिए देखिए पृष्ठ 214। फर्स्ट, संशोधन या निराकरण का प्रस्ताव संविधान मंडल के अधिक लोकप्रिय सदन में एक संकल्प के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। सेकंड, ऐसा कोई संकल्प तब तक नहीं रखा जाएगा जब तक कि का संविधान के लागू होने और क्रियान्वयन के बाद 25 वर्ष न बीत जाएं, और खा संकल्प पेश करने वाला ऐसा संकल्प रखने के अपने आशय की 6 मास पूर्व सूचना सदन को न दे दे। थर्ड, ऐसा संकल्प पारित हो जाने के पश्चात विधानमंडल भंग हो जाएगा और नए निर्वाचन कराए जाएंगे। फोर्थ, मूल संकल्प उसी रूप में जिसमें वह पिछले विधानमंडल द्वारा पारित किया गया था नवनिर्वाचित संघीय विधानमंडल के उसी सदन में नए सिरे से रखा जाएगा। फोर्थ, संकल्प पारित किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक कि वह इस सदन के सदस्यों के 2/3 बहुमत से तथा अनुसूचित जातियों के 2/3 सदस्यों से जो पृथक पृथक निर्वाचक मंडलों के जरिए विजयी रहे हों पारित न कर दिया जाए। भाग 4, देशी राज्यों में अनुसूचित जातियों का संरक्षण। संयुक्त राज्य भारत के संविधान में उपबंध किया जाएगा कि संघ में देशी राज्यों का प्रवेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहेगा। संयुक्त राज्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 2 अनुभाग 4 में अंकित स्पष्टीकरण के लिए देखिए पृष्ठ 215। अनुसूचित जातियों विषयक सभी उपबंधों का विस्तार देशी राज्यों की अनुसूचित जातियों तक किया जाएगा। देशी राज्यों के संविधान में ऐसा उपबंध होना संघ में उनके प्रवेश की एक पूर्व शर्त होगी। भाग 5, निर्वचन। फर्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन जारी किए गए भारत शासन अनुसूचित जाति आदेश 1936 में यथा परिभाषित अनुसूचित जातियां अनुच्छेद 2 के प्रायोजनों के लिए अल्पसंख्यक समझी जाएंगी। 2,
अनुच्छेद 2 के प्रायोजनों के लिए जो जाति एक राज्य में अनुसूचित है वह संघ के सभी राज्यों में अनुसूचित जाति मानी जाएगी। अनुसूचित जातियां एक अल्पसंख्यक स्पष्टीकरण के लिए देखिए पृष्ठ 215। अनुसूचित जातियां और निवास परिवर्तन स्पष्टीकरण के लिए देखिए पृष्ठ 215। परिशिष्ट एक स्पष्टीकरण परिशिष्ट एक स्पष्टीकरण टिप्पणी। उद्देश्य का 22 जनवरी 1947 यानी बुधवार को संविधान सभा द्वारा पारित उद्देश्यों विषयक संकल्प को संवैधानिक आकृति और स्वरूप प्रदान करती है। अनुच्छेद 1 अनुभाग 1 खंड 1 से खंड 4 600 से अधिक देशी राज्यों के संघ में शामिल होने से अनेक जटिल प्रश्न उत्पन्न हुए हैं। उनमें सबसे कठिन प्रश्न है संघ में उनके प्रवेश के बारे में। प्रत्येक देशी राज्य प्रभुत्व संपन्न होने का दावा कर रहा है और स्वयं के अधिकार से संघ में शामिल किए जाने की मांग कर रहा है। आकार, जनसंख्या, राजस्व और संसाधनों की दृष्टि से देशी राज्यों के अलग अलग वर्ग हैं। स्पष्ट है कि राज्य के रूप में संघ में शामिल प्रत्येक राज्य के पास अपनी निजी सीमाओं के भीतर शांति कायम रखने, आधुनिक प्रशासन का भार वहन करने और अपने लोगों के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक संसाधन रखने की सामर्थ्य हो। अन्यथा अनेक कमजोर राज्यों का भार संयुक्त राज्य भारत पर पड़ने की संभावना है। वे केंद्रीय सरकार के लिए सहायक होने की बजाय उस पर बोझ बन जाएंगे। अपनी इकाइयों के रूप में ऐसे छोटे और कमजोर राज्यों वाली केंद्रीय सरकार आपातकाल में कभी भी अपनी गाड़ी नहीं खींच पाएगी। अतः यह स्पष्ट है कि यदि प्रत्येक देशी राज्य को आधुनिक प्रशासन तथा आंतरिक शांति कायम रखने का भार वहन करने की उसकी सामर्थ्य का निरीक्षण किए बिना संघ में शामिल कर लिया गया तो भारत की भावी सुरक्षा के लिए भारी खतरा हो जाएगा। इस खतरे से बचने के लिए इस अनुच्छेद के अंतर्गत देशी राज्यों को 2 वर्गों में बांटा गया है। 1 अर्हत देशी राज्य और 2 अनिर्हत देशी राज्य। इसमें प्रस्तावित है कि देशी राज्यों को संघ में शामिल करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में सर्वप्रथम अर्हत देशी राज्यों की एक सूची तैयार की जाए। अर्हत देशी राज्य को संघ में प्रवेश आवेदन करने पर तथा समर्थनकारी अधिनियम के उपबंधों की पूर्ति पर दिया जाएगा। संघ विधानमंडल उस राज्य में स्थापित आंतरिक शासन की अपेक्षा करने के प्रायोजन के लिए ऐसा अधिनियम पारित करने के लिए प्राधिकृत है। वह संयुक्त राज्य भारत के संविधान में अंतर्निहित सिद्धांतों के अनुरूप होगा। अनिर्हत देशी राज्यों के आधिपत्य वाला राज्य क्षेत्र संयुक्त राज्य भारत का राज्य क्षेत्र माना जाएगा और उसे संयुक्त राज्य भारत द्वारा उपयुक्त आकार के राज्यों में पुनर्गठित किया जाएगा। इस बीच में इन क्षेत्रों के शासक इन क्षेत्रों पर संयुक्त राज्य भारत के निरीक्षण के अंतर्गत शासन करते रहेंगे। अधिनियम द्वारा यह भी घोषणा की गई है कि भारतीय राज्य क्षेत्र चाहे वह ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के आधिपत्य में हो या देशी राज्यों के, एक अखंड राज्य क्षेत्र होगा और तब भी ऐसा ही होगा जब कोई देशी राज्य संघ में शामिल न हो। खंड 4 में उपबंध किया गया है कि जब एक बार कोई राज्य संघ में शामिल कर लिया जाए तो उसकी अखंडता कायम रखी जाएगी और उसे इस खंड में शामिल उपबंधों के अन्यथा उपखंडों में नहीं बांटा जाएगा। अनुच्छेद 1 अनुभाग 2 खंड 1 और खंड 2। खंड 1 संयुक्त राज्य भारत को उन राज्यों को सम्मिलित करने की अनुज्ञा देता है
जो स्वाधीन है किंतु सीमा पर स्थित हैं और संघ में शामिल होना चाहते हैं। खंड 2 संयुक्त राज्य भारत को कोई राज्य क्षेत्र अर्जित करने तथा उसे सम्मिलित करने या एक पृथक राज्य क्षेत्र के रूप में मानने की अनुज्ञा देता है। अनुच्छेद 2 अनुभाग 1 संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। मूल अधिकारों की आवश्यकता सभी नए पुराने संविधानों में मान रही है। इस अनुच्छेद में शामिल मूल अधिकार विभिन्न देशों, विशेषकर उन देशों की जहाँ कमोबेश भारत जैसी अवस्थाएं हैं, संविधानों से लिए गए हैं। अनुच्छेद 2 अनुभाग 2 खंड 1 अधिकार तभी वास्तविक होते हैं जब उनके साथ उपचार भी हो। यदि पीड़ित व्यक्ति को अपने अधिकारों का अतिक्रमण किए जाने पर कोई कानूनी उपचार प्राप्त नहीं है तो अधिकार प्रदान करना बेकार है। परिणाम स्वरूप जब संविधान अधिकारों की गारंटी देता है तो यह आवश्यक हो जाता है कि विधायिका और कार्यपालिका को उन पर हावी होने से रोकने के लिए उपबंध किया जाए। यह काम प्रायः न्यायपालिका को सौंपा जाता है और न्यायालयों को संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का विशेष संरक्षक बनाया गया है। इस खंड का इससे अधिक और कोई काम नहीं है। इस खंड के अंतर्गत कार्यपालिका द्वारा प्राधिकार के दुरुपयोग के खिलाफ न्यायपालिका को छानबीन करने की कुछ शक्तियों से लैस करके नागरिकों को कार्यपालिका के अत्याचार से संरक्षण प्रदान करना प्रस्तावित है। यह शक्ति रिट जारी करने के रूप में होगी। भारत में उच्च न्यायालय को भारत सरकार अधिनियम और उनके अधिकार लेखों के अधीन ये शक्तियां प्राप्त हैं, किंतु इन शक्तियों पर दो पाबंदियां हैं। प्रथम, अधिकार लेखों द्वारा प्रदत्त शक्तियां प्रेसिडेंसी नगरों के उच्च न्यायालयों को ही प्राप्त हैं, न कि सबको। दूसरे, ये शक्तियां केंद्रीय विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों के अधीन है। तीसरे, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रदत्त शक्तियां सीमित हैं और संभवतः वे पीड़ित व्यक्ति को संरक्षण देने के लिए अपर्याप्त सिद्ध हों। इस खंड के दो उद्देश्य हैं। एक, न्यायपालिका को वे रिट जिन्हें आंग्ल विधि के अंतर्गत परमाधिकार रिट कहते हैं, जारी करने की पूरी शक्ति देना तथा दो, इन शक्तियों को किसी भी तरह कम करने से विधानमंडल को रोकना। खंड 2, भारत जैसे देश में जहां अधिसंख्य लोग सांप्रदायिक वृत्ति के हैं, यह आशा करना कठिन है कि जो लोग सत्ता में होंगे वे उन लोगों के साथ समान व्यवहार करेंगे जो उनके संप्रदाय के नहीं हैं। भेदभावपूर्ण व्यवहार भारत के अस्पृश्यों के भाग में अपरिहार्य रहा है। मद्रास सरकार के राजस्व बोर्ड की कार्यवृत्त संख्या 723 तारीख 5 नवंबर 1892 में से लिया गया निम्नलिखित अंश इस असमान व्यवहार का एक उदाहरण पेश करता है जो हिंदू अधिकारियों द्वारा अनुसूचित जातियों के साथ किया जाता है। रिपोर्ट में लिखा है, 134 पीड़न के अनेक रूप हैं जिनकी ओर अभी तक इशारा भर किया गया है। उनका उल्लेख कम से कम सरसरी तौर पर अवश्य किया जाना चाहिए, जैसे पेरिया द्वारा अवज्ञा किए जाने पर उनके मौलिक उन्हें दंडित करने के लिए पेरिया द्वारा अवज्ञा किए जाने पर उनके मालिक उन्हें दंडित करने के लिए का ग्राम न्यायालय में या दंड न्यायालय में झूठे मुकदमे चलाते हैं। हाँ, परचेरी के चारों तरफ पड़ी बंजर भूमि आवेदन करके सरकार से प्राप्त कर लेते हैं ताकि पैरियों के पशुओं को पकड़ कर रखा जा सके तथा उनके मंदिर जाने का मार्ग अवरुद्ध किया जा सके। सरकारी खाते में परचेरी पर मिरासी नामों को कपट पूर्वक दर्ज करवा लेते हैं।
घ झुग्गियों को गिरवा देते हैं और पिछवाड़े की फसल को नष्ट कर देते हैं। ड बहुत पुरानी सिकमी काश्तों में अधिभोग का अधिकार नहीं देते हैं। च पैरियों की फसल बलपूर्वक काट लेते हैं और मुकाबला करने पर उन पर चोरी और दंगा करने का आरोप लगाते हैं। ठ गलत बयानी करके उनसे दस्तावेज लिखवा लेते हैं जिनसे वे बाद में बर्बाद हो जाते हैं। ज उनके खेतों का पानी रोक देते हैं। झ कानूनी नोटिस के बिना जमींदार के बकाया लगान के लिए सिकमी काश्तकारों की संपत्ति कुर्क करवा लेते हैं। 135 लोग कहेंगे कि इन क्षतियों में से किसी के भी प्रतिकार के लिए सिविल और दंड न्यायालय हैं। निसंदेह न्यायालय हैं, किंतु भारत के गांव हैम्पडेन जैसे लोगों को पनपने नहीं देते। लोगों में न्यायालय जाने का साहस होना चाहिए और उनके पास वकील करने और कानूनी खर्च चुकाने के लिए धन तथा मुकदमे और अपीलों के लंबित रहते हुए जीविका के साधन अवश्य होने चाहिए। साथ ही अधिकांश मुकदमे प्रथम न्यायालय के फैसले पर निर्भर करते हैं और इन न्यायालयों में वही पदाधिकारी पीठासीन होते हैं जो प्रायः भ्रष्ट होते हैं और जो अन्य कारणों से आमतौर पर धनी और जमींदार वर्गों से सहानुभूति रखते हैं। वे भी उन्हीं वर्गों के होते हैं। 136 पदाधिकारियों पर इन वर्गों के असर को बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहा जा सकता। स्थानीय लोगों पर तो यह अत्यधिक होता ही है, यूरोप वासियों पर भी बहुत होता है। छोटे बड़े सब कार्यालय इनके प्रतिनिधियों से भरे रहते हैं और उनके हितों को प्रभावित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, किंतु शुरू से लेकर निष्पादन तक की प्रक्रिया में वे उस पर काफी प्रभाव डाल सकते हैं। पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट, पंजाब भूमि संक्रमण अधिनियम विधानमंडल द्वारा अस्पृश्यों के साथ असामान्य व्यवहार का एक अन्य उदाहरण है। हो सकता है अन्य अनेक अल्पसंख्यक समुदायों को भी बहुसंख्यक समुदाय के हाथों ऐसे ही व्यवहार का शिकार होना पड़ता हो। अतः यह आवश्यक है कि ऐसा उपबंध बनाकर यह सुनिश्चित किया जाए कि समस्त नागरिकों को विधियों, नियमों और विनियमों का समान फायदा मिले। खंड 2 के उपबंध असमान व्यवहार से निग्रों के संरक्षण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस द्वारा पारित सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1866 तथा 1 मार्च 1875 के अधिनियम से लिए गए हैं। खंड 3 यदि मूल अधिकारों को वास्तविक अधिकार बनाना है तो भेदभाव की बीमारी से बचाव करना जरूरी है। भारत जैसे देश में जहां भेदभाव विशाल पैमाने पर और निष्ठुर तरीकों से करना संभव है, मूल अधिकारों का कोई अर्थ नहीं हो सकता। इसका उपचार संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस में हाल ही में पुनः स्थापित विधेयक में अंगीकृत उपचारों पर आधारित है। उस विधेयक का उद्देश्य निग्रों के साथ भेदपूर्ण आचरण का निवारण करना है। खंड 4 इस खंड के पीछे मुख्य प्रायोजन राज्य पर यह दायित्व डालना है कि वह लोगों के आर्थिक जीवन को इस प्रकार योजनाबद्ध करे कि उससे उत्पादकता का सर्वोच्च बिंदु हासिल हो जाए और निजी उद्यम के लिए एक भी मार्ग बंद न हो और संपदा के समान वितरण के लिए भी उपबंध किया जाए। इस खंड के अंतर्गत वर्णित योजना के अनुसार कृषि के क्षेत्र में राजकीय स्वामित्व प्रस्तावित है, जहां सामूहिक पद्धति से खेती-बाड़ी की जाए तथा उद्योग के क्षेत्र में राजकीय समाजवाद का रूपांतरित रूप भी प्रस्तावित है। इसमें कृषि एवं उद्योग के लिए आवश्यक पूंजी सुलभ कराने की बाध्यता राज्य के कंधों पर स्पष्ट रूप से डाली गई है। राज्य द्वारा पूंजी उपलब्ध कराए बिना कृषि या उद्योग से बेहतर परिणाम नहीं लिए जा सकते।
इसमें यह भी प्रस्तावित है कि बीमा का दोहरे उद्देश्य से राष्ट्रीयकरण किया जाए। व्यक्ति को निजी बीमा फर्म की अपेक्षा राष्ट्रीयकृत बीमा से अधिक सुरक्षा मिलती है, क्योंकि उसके अंतर्गत राज्य के संसाधन व्यक्ति की बीमा राशि के अंतिम भुगतान की प्रतिभूति के रूप में गिरवी रहते हैं। साथ ही राज्य को भी अपनी आर्थिक योजना के वित्त प्रबंध के लिए आवश्यक संसाधन मिल जाते हैं, अन्यथा राज्य को ऊंची ब्याज दर पर बाजार से धन उधार लेना पड़ेगा। भारत का तेजी से औद्योगिकरण करने के लिए राजकीय समाजवाद अनिवार्य है। निजी उद्यम ऐसा नहीं कर सकता, और यदि कर सकता है तो भी वह संपदा की विषमताओं को जन्म देगा जो निजी पूंजीवाद ने यूरोप में पैदा की है, और जो भारतीयों के लिए एक चेतावनी होगी। चकबंदी और काश्तकारी विधान बेहद से भी बदतर है। उनसे कृषि क्षेत्र समृद्ध नहीं हो सकता। ना तो चकबंदी और ना ही काश्तकारी विधान 6 करोड़ स्पर्शियों के लिए सहायक हो सकते हैं जो भूमिहीन मजदूर हैं। ना तो चकबंदी और ना ही काश्तकारी विधान उनकी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। प्रस्ताव में वर्णित विधि से स्थापित सामूहिक फार्मिंग उनके लिए सहायक हो सकते हैं। संबंधित हितों के स्व तत्वहरण का कोई प्रश्न नहीं है। परिणाम स्वरूप इस आधार पर इस प्रस्ताव का विरोध नहीं किया जाना चाहिए। योजना की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं। एक, इसमें प्रस्तावित है कि आर्थिक जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में राजकीय समाजवाद हो। इस योजना की दूसरी खास बात है कि राजकीय समाजवाद की स्थापना विधानमंडल की इच्छा पर निर्भर नहीं करेगी। राजकीय समाजवाद की स्थापना संवैधानिक विधि द्वारा होगी, और इस प्रकार उसे विधायिका और कार्यपालिका के किसी कृत्य से बदला नहीं जा सकेगा। संवैधानिक विधि के छात्र तुरंत विरोध प्रदर्शित करेंगे। वे निश्चय ही पूछेंगे, क्या यह प्रस्ताव सामान्य प्रकार के मूल अधिकारों की परिधि से बाहर नहीं जाता? मेरा उत्तर है नहीं। यदि ऐसा दिखाई देता है कि यह उनसे बाहर जाता है तो यह इसलिए है क्योंकि मूल अधिकारों की संकल्पना जिस पर ऐसी आलोचना आधारित है एक संकीर्ण संकल्पना है। इससे भी एक कदम आगे कोई यह कह सकता है कि संवैधानिक विधि की परिधि की संकीर्ण संकल्पना से भी, जिसमें मूल अधिकारों से अधिक कुछ ना हो, इस प्रस्ताव के लिए पर्याप्त औचित्य हो सकता है, क्योंकि समाज के आर्थिक ढांचे की आकृति और स्वरूप को विधि द्वारा भेद करने का क्या प्रयोजन है? वह प्रयोजन एक व्यक्ति की स्वाधीनता को दूसरे व्यक्तियों के अतिक्रमण से बचाना है, और मूल अधिकारों को अधिनियमित करने का यही उद्देश्य है। हो सकता है व्यष्टि की स्वाधीनता और समाज के आर्थिक ढांचे की आकृति और स्वरूप का संबंध हरेक को दिखाई ना दे, फिर भी दोनों के बीच एक वास्तविक संबंध है। यदि निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाए तो वह संबंध प्रकट हो जाएगा। राजनीतिक लोकतंत्र 4 आधार स्तंभों पर निर्भर करता है, जो निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किए जा सकते हैं। 1. व्यक्ति अपने आप में एक सिद्धि है। 2. व्यक्ति के कुछ अहरणीय अधिकार होते हैं जिनकी गारंटी उसे संविधान द्वारा दी जाए। 3. कोई विशेषाधिकार प्राप्त करने की पूर्व शर्त के रूप में किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा न की जाए कि वह अपने संवैधानिक अधिकारों में से किसी अधिकार का परित्याग करे। 4. राज्य दूसरों पर शासन करने के लिए गैर सरकारी लोगों को शक्तियां प्रत्यायोजित न करें। जो लोग निजी उद्यम पर आधारित सामाजिक अर्थव्यवस्था और निजी लाभ की कार्यप्रणाली का अध्ययन करते हैं, वे जानते होंगे कि यह लोकतंत्र के अंतिम 2 आधार स्तंभों को यदि वस्तुतः भंग नहीं करती है तो दुर्बल अवश्य बना देती है।
अपनी आजीविका पाने के लिए कितनों को अपने संवैधानिक अधिकार छोड़ने पड़ेंगे। कितने लोगों को प्राइवेट नियोजकों से शासित होना पड़ेगा। जो बेरोजगार हैं उनसे पूछिए कि मूल अधिकारों का उनके लिए क्या महत्व है। यदि किसी बेरोजगार से एक ऐसी नौकरी जिसमें कुछ वेतन मिले, कोई निश्चित कार्य घंटे न हो और संघ में शामिल होने की मनाही हो तथा वाक संगम, धर्म आदि की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रयोग के बीच निर्वाचन करने के लिए कहा जाए, तो क्या इसमें कोई संदेह हो सकता है कि उसका निर्वाचन क्या होगा? दूसरा निर्वाचन हो भी कैसे सकता है? भूख का भय, मकान खो देने का भय, बचत यदि कोई है से हाथ धो बैठने का भय, बच्चों को स्कूल से निकाले जाने का भय, सार्वजनिक खैरात पर एक बोझ बने रहने का भय, सार्वजनिक खर्च पर दाय या दफन किए जाने का भय, ये सब तत्व इतने प्रबल हैं कि ये किसी आदमी को अपने मूल अधिकारों के लिए खड़ा होने की इजाजत नहीं देते। इस प्रकार बेरोजगार व्यक्ति को काम करने और जीवन निर्वाह करने का विशेषाधिकार पाने की खातिर अपने मूल अधिकार छोड़ने के लिए विवश होना पड़ता है। जिन्हें रोजगार मिला हुआ है उनकी क्या स्थिति है? संविधान वेत्ता वकीलों का मानना है कि उनकी स्वाधीनता की रक्षा करने के लिए मूल अधिकारों का अधिनियमन पर्याप्त है, इससे अधिक कुछ नहीं चाहिए। उनका तर्क है कि जहां निजी कार्यकलापों, आर्थिक और सामाजिक में हस्तक्षेप नहीं करता, वहां स्वाधीनता ही शेष रहती है। आवश्यकता है उस शेष को जितना संभव हो सके व्यापक बनाने की और राज्य के हस्तक्षेप को यथासंभव कम करने की। यह सच है कि जहां राज्य हस्तक्षेप से विमुख रहता है, वहां जो शेष रहता है वह है स्वाधीनता। किंतु बात यहीं समाप्त नहीं हो जाती है। एक और प्रश्न का उत्तर दिया जाना शेष है। यह स्वाधीनता किसे और किसके लिए? प्रकटतः यह स्वाधीनता जमींदारों को लगान बढ़ाने, पूंजीपतियों को कार के घंटे बढ़ाने और मजदूरी घटाने की स्वाधीनता है। यही होना अपरिहार्य है, अन्यथा नहीं, क्योंकि ऐसी अर्थव्यवस्था में जिसमें असंख्य कर्म का नियोजित किए जाएं और नियमित अंतराल पर विशाल पैमाने पर माल का उत्पादन किया जाए, किसी को नियम बनाने होंगे ताकि कर्मकार काम करें और उद्योग चक्र चलता रहे। यदि राज्य ऐसा नहीं करता है तो प्राइवेट नियोजक करेगा, अन्यथा जीवन असंभव हो जाएगा। दूसरे शब्दों में जिसे राज्य के नियंत्रण से मुक्ति कहते हैं वही प्राइवेट नियोजक के एकाधिकार का दूसरा नाम है। ऐसी स्थिति से कैसे बचा जाए? बेरोजगारों एवं रोजगार प्राप्त दोनों को जीवन स्वाधीनता और खुशी हासिल करने के उनके मूल अधिकारों से चले जाने से कैसे बचाया जाए? लोकतांत्रिक देशों द्वारा स्वीकृत उपयोगी उपचार है राजनीतिक क्षेत्र में मनमाने प्रतिबंध लगाने की, सरकार की शक्तियों को सीमित रखना तथा आर्थिक क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली व्यक्तियों को कमजोर लोगों पर मनमाने प्रतिबंध अधिरोपित करने से अवरुद्ध करने के लिए विधानमंडल की साधारण शक्ति का सहारा लेना। यह सुस्थापित है कि अपर्याप्तता योजना को निरर्थक बना देती है। कमजोर लोगों द्वारा विधानमंडल के प्राधिकार का सहारा ले पाने में सफल होना एक संदिग्ध प्रतिपादन है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पूर्ण मताधिकार के अंतर्गत भी विधानमंडलों पर एवं सरकारों पर अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली लोगों का नियंत्रण रहता है, मदक्षेप करने के लिए विधानमंडल से अपील करना कमजोर वर्ग की स्वाधीनता हनन के विरुद्ध एक अत्यंत पर मुखापेक्षी सुरक्षोपाय है। इस योजना में एक बिल्कुल भिन्न पद्धति का अनुसरण किया गया है। इसमें यह चाहा गया है कि मनमाने अवरोध लगाने
कि सरकार की शक्ति को ही नहीं बल्कि अधिक शक्तिशाली व्यक्तियों की शक्ति को भी सीमित रखा जाए, अथवा अधिक सुनिश्चित ढंग से यूं कह सकते हैं कि अधिक शक्तिशाली द्वारा कम शक्तिशाली लोगों पर मनमाने अवरोध लगाए जाने की संभावना को लोगों के आर्थिक जीवन पर उनके नियंत्रण को हटाकर समाप्त कर दी जाए। इसमें जरा भी संदेह नहीं हो सकता कि कम शक्तिशाली के अधिकारों और स्वाधीनताओं पर अधिक शक्तिशाली के अतिक्रमण के विरुद्ध दो उपचारों में से इस प्रस्ताव में अंतर्विष्ट उपचार निस्संदेह अधिक कारगर है। यदि प्रस्ताव पर इन मताभी व्यक्तियों के प्रकाश में विचार किया जाए तो यह प्रस्ताव अनिवार्यता व्यक्ति की स्वाधीनता की रक्षा करने का प्रस्ताव है। अतः कोई संविधानवेत्ता वकील इस आधार पर इसका विरोध नहीं कर सकता कि यह संवैधानिक विधि की सामान्य परिधि से परे है। अब तक इस योजना पर व्यक्तिगत स्वाधीनता की रक्षा करने के साधन के रूप में चर्चा की गई है। इस योजना का एक दूसरा पहलू भी है जो उल्लेखनीय है। यह संसदीय लोकतंत्र को निराकृत किए बिना और उसकी स्थापना को संसदीय लोकतंत्र की इच्छा पर छोड़े बिना राजकीय समाजवाद की स्थापना करने का एक प्रयास है। राजकीय समाजवाद के आलोचक बल्कि उसके मित्र भी यही पूछेंगे कि इसे देश के संविधि का अंग क्यों बनाया जाए। इसे विधायन की साधारण प्रक्रिया द्वारा बनाए जाने का काम विधानमंडल पर क्यों न छोड़ दिया जाए। इसे साधारण विधान के लिए क्यों नहीं छोड़ा जा सकता, इसका कारण समझना कठिन नहीं है। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की सफलता की एक अनिवार्य शर्त है कि वह निलंबन या परित्यंजन का शिकार नहीं होनी चाहिए, वह स्थायी होनी चाहिए। प्रश्न यह है कि यह स्थायित्व कैसे आए। स्पष्ट है कि संसदीय लोकतंत्र नामक शासन प्रणाली के अंतर्गत नहीं हो सकता। संसदीय लोकतंत्रीय शासन प्रणाली के अंतर्गत विधायिका एवं कार्यपालिका की नीति तत्समय बहुसंख्यक की नीति होती है। संसदीय लोकतंत्र की शासन प्रणाली के अंतर्गत एक निर्वाचन में बहुमत उद्योग एवं कृषि में राजकीय समाजवाद के पक्ष में हो सकता है, अगले निर्वाचन में बहुमत उसके खिलाफ हो सकता है। राजकीय समाजवाद विरोधी बहुसंख्यक अपनी विधि निर्माण शक्ति का प्रयोग राजकीय समाजवाद के बहुसंख्यक समर्थकों के काम को आकृत करने के लिए करेगा और राजकीय समाजवाद का पक्षधर बहुसंख्यक अपनी विधि निर्माण शक्ति का प्रयोग उन सबको हटाने में करेगा जो कुछ उसके विपक्षियों ने किया है। जो लोग समाज के आर्थिक ढांचे को राजकीय समाजवाद के आदर्श पर खड़ा करना चाहते हैं, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि वे इतने मूलभूत प्रयोजन की सिद्धि को साधारण विधि की आश्रित नहीं बना सकते। साधारण बहुमत को कोई भी काम करने या उसे आकृत करने का अधिकार है। उनका राजनीतिक भाग कभी भी तर्कसंगत कारणों से तय नहीं होता। उक्त कारणों से राजनीतिक लोकतंत्र इस प्रयोजन के लिए अनुपयुक्त प्रतीत होता है। तो फिर इसका विकल्प क्या है? विकल्प है तानाशाही। इसमें कोई संदेह नहीं है कि तानाशाही वह स्थायित्व प्रदान कर सकती है जो राजकीय समाजवाद के फलने फूलने की एक अनिवार्य शर्त के रूप में जरूरी है, किंतु तानाशाही शासन के खिलाफ एक बात है जो अब सामने आएगी। जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता में विश्वास रखते हैं वे तानाशाही का कड़ा विरोध करते हैं और स्वतंत्र समाज के लिए संसदीय लोकतंत्र का उचित शासन प्रणाली के रूप में आग्रह करते हैं, क्योंकि वे यह महसूस करते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता संसदीय लोकतंत्र के अंतर्गत ही संभव है।
न कि तानाशाही के अंतर्गत। परिणाम स्वरूप जो स्वतंत्रता चाहते हैं वे शासन प्रणाली के रूप में संसदीय लोकतंत्र को छोड़ने को तैयार नहीं है। बहरहाल वे राजकीय समाजवाद अपनाने के लिए चाहे जितने आतुर हों, किंतु संसदीय लोकतंत्र के बदले में तानाशाही अपनाने के लिए तैयार नहीं होंगे। भले ही ऐसे विनियन की उपलब्धि राजकीय समाजवाद हो। अतः समस्या है तानाशाही रहित राजकीय समाजवाद अपनाने की, संसदीय लोकतंत्र सहित राजकीय समाजवाद पाने की। इसका हल संसदीय लोकतंत्र को रखना तथा संविधि द्वारा राजकीय समाजवाद विहित करना ही प्रतीत होता है, ताकि संसदीय बहुमत उसे निलंबित, संशोधित या निराकृत न कर पाए। इसी मार्ग से 3 उद्देश्य प्राप्त किए जा सकते हैं। वे हैं समाजवाद की स्थापना, संसदीय लोकतंत्र जारी रखना और तानाशाही से बचना। यह प्रस्ताव वर्तमान संविधानों से हटकर है, जिनका उद्देश्य आर्थिक ढांचे को अछूता छोड़कर समाज के राजनीतिक ढांचे की प्रणाली मात्र विहित करना है। परिणाम स्वरूप राजनीतिक ढांचा उन ताकतों द्वारा पूरी तरह निराकृत कर दिया गया है जो आर्थिक ढांचे से उभरता है, जो राजनीतिक ढांचे से भिन्न है। जो लोग संसदीय लोकतंत्र सहित और एकाधिकार रहित समाजवाद चाहते हैं, उन्हें इस प्रस्ताव का स्वागत करना चाहिए। लोकतंत्र की आत्मा है एक आदमी एक मूल का सिद्धांत। दुर्भाग्यवश लोकतंत्र ने जहाँ तक राजनीतिक ढांचे का संबंध है, एक आदमी एक मत का सिद्धांत अपनाकर इस सिद्धांत को प्रभावी रूप देने का प्रयास किया है। यह माना जाता है कि यह नियम एक आदमी एक मूल के सिद्धांत को व्यवहारिक रूप प्रदान करता है। इसने आर्थिक ढांचे को वह आकृति ग्रहण करने के लिए छोड़ दिया है जो उसे उन लोगों ने दी है जो उसे जैसे चाहे वैसे ढालने की स्थिति में है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि संविधान वेत्ता वकीलों पर यह पौराणिक संकल्पना हावी रही है कि लोकतंत्र में एक पूर्ण संविधान के लिए जो कुछ जरूरी है वह ऐसी संविधि बनाना है जो सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाए और जनता पर सरकार के अत्याचार को रोके। परिणाम स्वरूप लोकतांत्रिक कहे जाने वाले प्राय सभी देशों के संविधान बस मताधिकार और मूल अधिकारों पर आकर रुक जाते हैं। उन्होंने कभी भी इस दशा में नहीं सोचा कि लोकतंत्र की संविधि बस मताधिकार और मूल अधिकारों से भी आगे जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में प्राचीन काल के संविधान वेत्ता वकीलों का मानना था कि संविधि की परिधि और कार्यक्षेत्र समाज के राजनीतिक ढांचे की आकृति और रूप को विहित करना है। उन्होंने यह कभी नहीं समझा कि यदि लोकतंत्र को एक आदमी एक मूल के सिद्धांत की कसौटी पर खरा उतरना है तो समाज के आर्थिक ढांचे की आकृति और रूप को विहित करना भी उतना ही आवश्यक है। समय आ गया है कि हम साहसी कदम उठाएं और संविधि द्वारा समाज के आर्थिक ढांचे और राजनीतिक ढांचे दोनों को परिभाषित करें। भारत जैसे उन देशों को जो संविधान निर्माण के क्षेत्र में बाद में आए हैं, अन्य देशों की कर्मियों की नकल नहीं करनी चाहिए। उन्हें अपने पूर्ववर्तियों के अनुभव का फायदा उठाना चाहिए। अनुच्छेद 2 अनुभाग 3 खंड 1 1919 और 1935 के भारत सरकार अधिनियमों में प्रांतों और केंद्र में कार्यपालिका के ढांचे की रचना के लिए जो मॉडल अपनाया गया था वह ब्रिटिश शैली का था, अथवा जिसे संविधान वेत्ता वकील संसदीय कार्यपालिका कहते हैं, जो अमेरिकी कार्यपालिका की प्रणाली के विपरीत है, जिसे ब्रिटिश प्रणाली के प्रतिकूल गैर संसदीय कार्यपालिका कहा जाता है। प्रश्न यह है कि 2 अधिनियमों में कार्यपालिका का जो स्वरूप अपनाया गया है उसे बरकरार रखा जाए या छोड़ दिया जाए।
और यदि छोड़ना है तो इसके स्थान पर क्या मॉडल अपनाया जाए। इस मुद्दे पर अंतिम राय देने से पूर्व यह वांछनीय होगा कि कार्यपालिका के ब्रिटिश मॉडल की विशेषताओं का पता लगाया जाए तथा इस पर विचार किया जाए कि भारत में उसे अपनाने में क्या परिणाम होंगे। ब्रिटिश अथवा संसदीय कार्यपालिका की निम्नलिखित विशेषताएं कही जा सकती हैं। 1. इसमें विधानमंडल में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी को सरकार बनाने का अधिकार मिलता है। 2. इसमें बहुमत वाली पार्टी को यह अधिकार मिलता है कि वह उन व्यक्तियों को सरकार से बाहर रखे जो पार्टी के नहीं हैं। 3. इस तरह बनी सरकार तब तक बनी रहती है जब तक विधानमंडल में उसका बहुमत रहता है। बहुमत न रहने पर इसे या तो वर्तमान विधानमंडल से बनी सरकार के पक्ष में या नवनिर्वाचित विधानमंडल से बनी सरकार के पक्ष में त्याग पत्र दे देना पड़ता है। जहां तक भारत में ब्रिटिश प्रणाली लागू होने के परिणामों का संबंध है, स्थिति संक्षेप में इस प्रकार हो सकती है। 1. बहुमत वाली पार्टी के मंत्रिमंडल की सरकार वाली ब्रिटिश प्रणाली इस विचार पर आधारित है कि बहुमत राजनीतिक बहुमत है। भारत में बहुमत सांप्रदायिक बहुमत होता है। सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम जो भी हो, बहुमत हमेशा सांप्रदायिक बहुमत ही रहेगा। इस स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इस स्थिति के रहते हुए यह स्पष्ट है कि यदि यहाँ ब्रिटिश प्रणाली को लागू किया जाएगा तो इसका परिणाम सांप्रदायिक बहुमत को अस्थायी रूप से कार्यपालिका की शक्ति सौंपना होगा। 2. ब्रिटिश प्रणाली बहुमत वाली पार्टी को अल्पसंख्यक पार्टी के प्रतिनिधियों को मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए बाध्य नहीं करती। यदि यह प्रणाली भारत में अपनाई गई तो इसके परिणाम स्पष्ट हैं। इससे बहुमत वाला समुदाय शासक वर्ग और अल्पमत वाला समुदाय अधीनस्थ समुदाय बन जाएगा। इसका मतलब होगा कि बहुमत वाला समुदाय अल्पसंख्यकों की भलाई के संबंध में अपने विचारों के अनुसार प्रशासन चलाने को स्वतंत्र होगा। ऐसी स्थिति को लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता, इसे साम्राज्यवाद कहना पड़ेगा। इस दृष्टि से यह स्पष्ट है कि भारत में ब्रिटिश प्रणाली की सरकार आमतौर पर अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से अस्पृश्यों के जीवन स्वतंत्रता तथा सुख की तलाश खतरे से भरी होगी। अस्पृश्यों को जिस समस्या का सामना करना पड़ता है वह बहुत ही भयंकर है। अस्पृश्य उस विशाल हिंदू आबादी से घिरे हैं जो उनके प्रति शत्रुतापूर्ण का भाव रखते हैं और जो उनके खिलाफ अन्याय या अत्याचार करने में लज्जित नहीं होते। नित्य प्रति होने वाले इन अत्याचारों के निराकरण के लिए अस्पृश्यों को प्रशासन की मदद लेनी पड़ती है। अब प्रशासन का स्वरूप और संरचना कैसी है? संक्षेप में, भारत में प्रशासन पूर्णतः हिंदुओं के हाथ में है। इस पर उनका एकाधिकार है। ऊपर से नीचे तक उस पर हिंदुओं का नियंत्रण है। एक भी विभाग ऐसा नहीं है जिस पर उनका नियंत्रण ना हो। पुलिस, दंड विभाग और राजस्व सेवाएं और वास्तव में प्रशासन की हर शाखा में उन्हीं का वर्चस्व है। दूसरी बात ध्यान में रखने वाली यह है कि प्रशासन में काम करने वाले हिंदुओं का अस्पृश्यों के प्रति वही असामाजिक और शत्रुतापूर्ण रवैया है जो प्रशासन से बाहर के हिंदुओं का है। उनका एकमात्र लक्ष्य होता है अस्पृश्यों से भेदभाव करना और उन्हें न सिर्फ कानून के लाभों से बल्कि अत्याचार और दमन के विरुद्ध कानून के संरक्षण से भी वंचित करना। इसके परिणाम स्वरूप अस्पृश्य हिंदू आबादी और हिंदू वर्चस्व वाले प्रशासन के बीच पिसते हैं। एक उनके खिलाफ अत्याचार करता है और दूसरा अत्याचार के शिकार की मदद करने की बजाय अत्याचार करने वाले को संरक्षण देता है। इस पृष्ठभूमि में स्वराज का अस्पृश्यों के लिए क्या अर्थ हो सकता है? इसका एक ही अर्थ हो सकता है, अर्थात इस समय तो केवल प्रशासन ही हिंदुओं के हाथ में है।
स्वराज के अंतर्गत विधानमंडल और कार्यपालिका भी हिंदुओं के हाथ में होंगे। यह कहने की जरूरत नहीं है कि इस तरह के स्वराज में अस्पृश्यों की तकलीफें बढ़ जाएंगी, क्योंकि विद्वेषपूर्ण प्रशासन के साथ उदासीन विधानमंडल और लापरवाह सरकार भी होगी। परिणाम यह होगा कि कठोरता और विद्वेष में संयमहीन प्रशासन विधानमंडल और सरकार से अनियंत्रित रहकर अस्पृश्यों के प्रति अन्याय की नीति बिना किसी रोक टोक के चलाएगा। दूसरे शब्दों में स्वराज के अंतर्गत अस्पृश्यों उस पतन की नियति से नहीं बच सकते जो हिंदुओं और हिंदू धर्म ने उनके लिए निश्चित की है। भारत में ब्रिटिश प्रणाली की सरकार बनाने के विरुद्ध ये विशेष तर्क हैं, जिनका उद्गम अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जातियों के हितों में है, किंतु भारत में ब्रिटिश प्रणाली की सरकार बनाने के खिलाफ एक सामान्य तर्क भी है। इसमें संदेह नहीं कि ब्रिटिश प्रणाली की सरकार ने ब्रिटिश जनता को बहुत टिकाऊ प्रशासन दिया है, किंतु प्रश्न यह है कि क्या भारत में भी यह स्थिर और टिकाऊ सरकार देगी। इसकी संभावना बहुत कम है। जातियों और धर्मों के बीच टकराव को देखते हुए यहाँ भारत के विधानमंडल में अनेक पार्टियों और दलों का होना अनिवार्य है। यदि ऐसा हुआ तो संभव है, बल्कि निश्चित है, कि इंग्लैंड जैसी संसदीय सरकार की प्रणाली के अंतर्गत जहां विधानमंडल में प्रतिकूल वोट होने पर सरकार त्याग पत्र दे देती है, भारत में सरकार की अस्थिरता की समस्या उत्पन्न होगी, क्योंकि दलों के लिए तुच्छ उद्देश्यों को लेकर बार बार गठबंधन बनाने से सरकार को गिराना बहुत आसान होगा। तथाकथित बड़ी पार्टियों की एकता बनी रहने की संभावना नहीं रहेगी। वस्तुतः भारत में ब्रिटिश शासन का अंत होने पर इन पार्टियों को एक साथ रखने वाला तत्व खत्म हो जाएगा। लगातार सरकारों का गिराया जाना अराजकता से कम नहीं है। वर्तमान संविधान में धारा 93 इससे बचाव करती है, किंतु स्वाधीन भारत के संविधान में धारा 93 अप्रासंगिक होगी। अतः धारा 93 का कुछ विकल्प खोजा जाना चाहिए। इन सब बातों को देखते हुए इसमें संदेह नहीं कि ब्रिटिश प्रणाली की सरकार भारत के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है। उक्त धारा में प्रस्तावित कार्यपालिका निम्नलिखित प्रयोजन सिद्ध करेगी। 1. अल्पसंख्यकों को भूमिका अदा करने का मौका नहीं मिलने पर बहुमत वाली पार्टी को सरकार बनाने से रोकना। 2. बहुमत वाली पार्टी को प्रशासन पर एकाधिक नियंत्रण से रोकना, ताकि बहुमत का अल्पमत पर निरंकुश शासन संभव न हो। 3. बहुमत वाली पार्टी को सरकार में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों के रूप में अपने आदमी, जिनको अल्पसंख्यकों का विश्वास प्राप्त न हो, शामिल करने से रोकना। 4. अच्छे और कुशल प्रशासन के लिए आवश्यक स्तर सरकार देना। यह खंड अमेरिकी प्रणाली की सरकार को आदर्श मानकर उसे भारत की स्थितियों के अनुरूप, विशेषकर अल्पसंख्यकों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया गया है। प्रस्तावित सरकार के स्वरूप पर इस आधार पर आपत्ति नहीं की जा सकती कि यह उत्तरदायी सरकार के सिद्धांत के खिलाफ है। ब्रिटिश शासन प्रणाली के अभ्यस्त भारतीय यह भूल जाते हैं कि यही एकमात्र लोकतांत्रिक और उत्तरदायी सरकार प्रणाली नहीं है। अमेरिकी शासन प्रणाली भी समान रूप से एक लोकतांत्रिक और उत्तरदायी सरकार प्रणाली है। इस प्रस्ताव में आपत्तिजनक कुछ भी नहीं है कि विधानमंडल का निर्वाचन जीत लेने मात्र से किसी व्यक्ति को मंत्री बनने के योग्य नहीं मान लिया जाना चाहिए। यह सिद्धांत की विधानमंडल का सदस्य मंत्री बनने से पूर्व जनता से निर्वाचित हो, ब्रिटिश संविधान में 100 साल से अधिक समय तक पूर्णता मान रहा। यदि किसी सांसद को मंत्री बनाया जाता था तो उसे मंत्री पद ग्रहण करने से पहले निर्वाचन लड़ना पड़ता था।
बाद में इस सिद्धांत को छोड़ दिया गया। अतः इस प्रस्ताव पर इस आधार पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि यह प्रस्ताव उत्तरदायी सरकार के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। वास्तविक प्रस्ताव अमेरिकी संरूप की सरकार का संशोधित रूप है, क्योंकि इसके अंतर्गत कार्यपालिका के सदस्य संसद में बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं और प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। खंड 2, प्रस्ताव विवादास्पद नहीं हो सकता। अल्पसंख्यकों के प्रति बहुमत के अत्याचार और निरंकुशता का सबसे अच्छा उपचार है पूछताछ, प्रचार और बहस। सुरक्षोपाय में यही व्यवस्था है। इसी तरह का प्रस्ताव सप्रू समिति ने भी रखा था। खंड 3, सवर्ण हिंदू सामाजिक बहिष्कार की तलवार हमेशा अस्पृश्यों के सिर पर लटकाए रखते हैं। केवल अस्पृश्य जानते हैं कि सवर्ण हिंदुओं के हाथ में यह हथियार कितना भयानक है। दलित वर्गों की शिकायतों की जांच के लिए बंबई सरकार ने 1928 में जो समिति नियुक्त की थी, उसकी रिपोर्ट में सामाजिक बहिष्कार के स्वरूप तथा उसके प्रभाव का अच्छा वर्णन किया गया है। इसका अंश नीचे उद्धृत किया जा रहा है। यह स्थिति को इतने सरल ढंग से प्रस्तुत करता है कि हर आदमी समझ सकता है कि सवर्ण हिंदू अस्पृश्यों पर कैसा अत्याचार करते हैं। यद्यपि हमने दलित वर्गों के लिए सभी सार्वजनिक सुविधाओं का अधिकार सुरक्षित करने के लिए विभिन्न उपाय सुझाए हैं, हमें आशंका है कि लंबे समय तक इन अधिकारों के उपयोग में उन्हें कठिनाई पेश आती रहेगी। पहली कठिनाई उनके खिलाफ सवर्ण वर्गों की खुली हिंसा के भय की होगी। ध्यान में रखने वाली बात है कि दलित वर्ग प्रत्येक गांव में बहुत कम संख्या में होता है और उसके मुकाबले सवर्ण भारी संख्या में होते हैं, जो किसी भी कीमत पर अपने हितों तथा अपनी गरिमा को दलित वर्गों के तथाकथित हमले से रक्षा करने के लिए कटिबद्ध होते हैं। पुलिस कार्रवाई के भय ने सवर्ण वर्गों के हिंसा के प्रयोग पर अंकुश लगाया है और परिणाम स्वरूप इस तरह के मामले कभी कभी ही होते हैं। दूसरी कठिनाई दलित वर्गों की वर्तमान आर्थिक स्थिति से पैदा होती है। बंबई प्रांत के अधिकांश भागों में दलित वर्गों को आर्थिक स्वाधीनता प्राप्त नहीं है। कुछ दलित सवर्ण वर्गों की इच्छा से उनकी भूमि की काश्तकारी करते हैं। कुछ दलित लोग सवर्ण वर्गों के खेत मजदूरों के रूप में अर्जित आय पर गुजारा करते हैं और शेष गांव की चाकरी के बदले सवर्णों से प्राप्त अनाज पर जीते हैं। हमारे सामने ऐसे अनेक उदाहरण आए हैं जब दलितों ने अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहा तो सवर्ण वर्ग ने उनके खिलाफ अपनी आर्थिक शक्ति को हथियार के रूप में इस्तेमाल करके या तो उन्हें जमीन से बेदखल कर दिया या उन्हें काम देना बंद कर दिया या गांव की चाकरी के बदले मिलने वाला परिश्रमिक देना बंद कर दिया। यह बहिष्कार अक्सर इतने व्यापक पैमाने पर किया जाता है कि दलित वर्गों को आम रास्तों का उपयोग करने से रोका जाता है और गांव का बनिया उन्हें आवश्यक वस्तुएं बेचने से मना कर देता है। उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार कभी कभी मामूली कारण भी दलित वर्गों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कारों की घोषणा करने के लिए काफी होते हैं। अक्सर दलित वर्गों द्वारा सार्वजनिक कुएं के उपयोग के अपने अधिकार के इस्तेमाल का प्रयास करने पर उनका सामाजिक बहिष्कार किया गया, किंतु ऐसे उदाहरण भी कम नहीं हैं जबकि दलित वर्ग के किसी व्यक्ति द्वारा जनेऊ पहनने, जमीन का टुकड़ा खरीदने, अच्छे गहने कपड़े पहनने अथवा दूल्हे को घोड़ी पर बिठाकर आम सड़क से बारात ले जाने के लिए उसका कठोरता पूर्वक बहिष्कार किया गया। यह बात 1928 में कही गई थी। यह ना समझें कि वह दौर अब खत्म हो गया है। अतः मैं पंजाब के खेरी जैसोर गांव के अस्पृश्यों की याचिका यहाँ दे रहा हूँ, जो फरवरी 1947 में रोहतक जिले के डिप्टी कमिश्नर को संबोधित है, जिसकी एक प्रति मुझे मिली है। याचिका इस प्रकार है। प्रेषक अनुसूचित जातियों के लोग चमार, गांव खेरी जैसोर, तहसील व जिला रोहतक। सेवा में डिप्टी कमिश्नर रोहतक, जिला रोहतक।
महोदय, हम खेरी जैसोर गांव के अनुसूचित जाति चमार के अधोलिखित लोग आपका ध्यान गांव के सवर्ण हिंदू जाटों के निर्दयी व्यवहार के कारण उत्पन्न अपनी मुश्किलों की तरफ आकृष्ट करना चाहते हैं। लगभग 4 महीने पहले गांव के जाट चौपाल में जमा हुए और उन्होंने हमसे कहा कि हमें उनके खेतों में काम करने की मजदूरी में एक गट्ठर फसल जिसमें लगभग 1 सेर दाने होते हैं प्रतिदिन प्रति व्यक्ति मिलेगा, बजाय 2 वक्त का खाना, फसल का एक भार और 8 आने के जो हमें इससे पहले मिला करता था। क्योंकि यह मजदूरी बहुत कम थी जिससे हमारा गुजारा नहीं हो सकता था, हमने काम पर जाने से मना किया। इस पर उन्होंने क्रोध होकर हमारे खिलाफ सामाजिक बहिष्कार की घोषणा कर दी। उन्होंने नियम बनाया था कि हम बिना टैक्स दिए, जो सरकार के नियमों के अंतर्गत नहीं लग सकता है और जिसे वे पूंछी कहते हैं, अपने ढोर डंगर जंगल में नहीं चरा सकते। वे हमारे ढोर डंगरों को गांव के तालाब में पानी पीने भी नहीं देते और उन्होंने सफाई कर्मचारियों से भी कह दिया है कि जहां हम रहते हैं उन सड़कों की वे सफाई न करें, जिसके कारण कूड़ा करकट साफ न होने की सूरत में बीमारी फैलने का डर है। हम शर्म की जिंदगी जीने के लिए बाध हैं और वे हमें पीटते हैं तथा हमारी बहू बेटियों से अभद्र व्यवहार करके हमारी इज्जत आबरू को तार तार करते हैं। हमें बहुत भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे स्कूल जाते बच्चों को बुरी तरह और बेरहमी से भी पीटा गया है। हमने इन तथ्यों का ब्यौरा देते हुए आपको आवेदन पत्र भेजा था, किंतु हमें खेद है कि आपने अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं की। हम आपके विचारार्थ यह निवेदन करते हैं कि पुलिस इंस्पेक्टर और रोहतक के तहसीलदार ने, जिनसे हम इस संबंध में मिले थे, लापरवाही से पूछताछ की और हमारे विचार से उन्होंने गरीब और मासूम लोगों की कठिनाइयों को दूर करने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। अतः हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस मामले पर विचार करके इस दुर्व्यवहार को तथा जाटों द्वारा विभिन्न प्रकार से दी जाने वाली धमकियों को बंद कराएं। आपका द्वार खटखटाने के सिवाय हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है और हम उम्मीद करते हैं कि आप तत्काल कार्रवाई करके ऐसी व्यवस्था करेंगे जिसमें हम इज्जत और शांति से अपना जीवन बिता सकें, जो मनुष्य जाति का जन्म सिद्ध अधिकार है। आपके आज्ञाकारी सेवक अनुसूचित जाति चमार के लोग, गांव खेरी जैसोर, तहसील और जिला रोहतक। अंगूठों के निशान। प्रतिलिपि माननीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वेस्टर्न कोर्ट, नई दिल्ली, 1 फरवरी 1947 को प्राप्त। यह दिखाता कि जो स्थिति 1928 में थी वह आज भी है। बंबई के संदर्भ में जो सच है वह सारे भारत के संदर्भ में सच है। अस्पृश्यों द्वारा बहिष्कार के आम प्रयोग के साक्ष्य के लिए हमें सारे भारत में घटी उन घटनाओं को देखना होगा जो पिछले प्रांतीय विधान सभाओं के निर्वाचनों में हुई थी। अस्पृश्य हिंदुओं की गुलामी से तभी मुक्त हो सकते हैं जब बहिष्कार को अपराध करार दिया जाए। बहिष्कार के हथियार का उपयोग आजकल अनुसूचित जातियों के अलावा दूसरे समुदायों के खिलाफ भी किया जाता है। अतः इससे संरक्षण देना सभी छोटे समुदायों के हित में होगा। बहिष्कार से संबंधित प्रावधान बर्मा एंटी बॉयकॉट एक्ट 1922 से लिए गए हैं।